नमस्कार, सीएमडी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। नए साल को वेलकम करने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सवाल यही है कि निवेश कहां पर आएगा और आप लोग कहां पर पैसा डालेंगे। तो उसी पर हम करेंगे चर्चा इस आधे घंटे में। वैसे आप सब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में जो ऊंचाइयां बाजार ने हासिल की है उसमें रिटेल निवेशक यानी कि आप जैसे निवेशक, मुझ जैसे निवेशकों की एक बड़ी भूमिका रही है। म्यूचुअल फंड में लोग जमकर निवेश करते आए हैं जो किसी क्रांति से कम नहीं है। आज भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 50 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रही है। इतना पैसा इनके पास है। 2023 में नवंबर तक के जो आंकड़े हमारे सामने हैं 1.66 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश SIPs के जरिए ही आया है और ये लग रहा है कि SIP का ये जोरदार जो लहर बाजार में दिखी है ये अगले साल भी जारी रहेगी। 2024 का इस साल क्या लेकर आएगा? खास तौर से आम निवेशक जो SIP के रूट से ही बाजार में कुछ पैसा लगाते आए हैं अपने लॉन्ग टर्म के भविष्य को और मजबूत करने के लिए, और ये जो पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हाथ लग रहा है इसका कितना बड़ा हिस्सा इक्विटीज में आएगा, कितना डेट में जाएगा, कहां पर मौके हैं, क्या थीम्स उभर कर आएंगी, इसी पर हम करेंगे बातचीत। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा और आज मेरे साथ हैं कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह, ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की MD और CEO राधिका गुप्ता और मनीष गुनवानी जो हेड ऑफ एक्विटीज है बंधन AMC के। आप तीनों का ही स्वागत है। मुझे आज जब 2023 की हम बात कर रहे थे और इसी तरह की चर्चा जब 2022 में हमने की थी तब सब लोग कह रहे थे देखिए 2023 में ज़्यादा कुछ उम्मीद ना करें, सिंगल डिजिट रिटर्न्स आ जाएंगे तो उससे भी खुश रहना पड़ेगा। लेकिन आज हम बैठे हैं नियरली 16% प्लस के रिटर्न्स पर जो आपको इंडेक्स नहीं दिए हैं, ये दिग्गज कंपनियों के इंडेक्स ने दिए हैं। स्मॉल कैप्स में तो और जोश, मिड कैप्स में तो और भी रौनक देखी गई है। नीलेश जी, तो 2024 में एक्सपेक्टेशन बड़ी रखें या फिर छोटी कर ले अभी इस उम्मीद में कि उम्मीद से ज्यादा मिलेगा? हर्षदा, एक तो हमने पिछले साल गलत अंदाजा लगाया था, उसके बाद भी आज आपने हमें बुलाया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। एंड हम हमेशा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड में मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अगले साल मार्केट में क्या होने वाला है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। ऑन अ सीरियस नोट, मार्केट कहाँ पे जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप इक्विटी में एक साल के लिए निवेश नहीं करते, जैसे जैसे घटनाएं बनती है वैसे वैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगले साल 2024 में जो इस साल हमने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न में गैप देखा, उतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये हो सकता है कि रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट हो जाए कंपेयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर भी वैसा लगता था एंड हम गलत गए थे, बट इसलिए इस बार दोहरा रहे हैं कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। हर साल मार्केट जैसा हमने स्मॉल कैप में देखा वैसा रिटर्न नहीं दे सकती। वैल्यूएशन अभी फुल्ली प्राइस्ड है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करके निवेश करिए और मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने साथ लीजिए। राधिका जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी कंसिडरिंग बड़े पैमाने पर निवेशकों का पैसा आया और वो नंबर्स सामने हैं? हर महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने देखा है वो फंड फ्लो। तो जब बीच में एक मार्केट में करेक्शन आया था तब भी लोगों ने पैसा डालना कम नहीं किया। ये जो तेजी आई है वो लार्जली रिटेल निवेशकों की तरफ से ही जो कम पैसा कमिट हुआ है उसके बल पर आई है। तो जो नया निवेशक इस समय जुड़ रहा है, नीलेश भाई सही कहते हैं कि आप थोड़ी सी कम उम्मीद लेकर आएंगे तो आपको बड़ा फल मिलेगा, तो उसमें और मजा आता है। एक्सपेक्टेशन को कैसे टेम्पर करें और कहां पर करें? आई थिंक एक तो रिटेल निवेशक हमारा मैच्योर हो गया है, वो अब SIP के जरिए निवेश करता है, गिरते हुए बाजार में निवेश करता है। और पहले तो FII और DII के बीच में बड़ा कंपटीशन होता था, लोग ऑब्सेस्ड होते थे FII से, लेकिन आज के रिटेल निवेशक ने, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर AMC ने हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट्स को आत्मनिर्भर जेन्युइनली बनाने की कोशिश की है और हमने रिटेल निवेशक की सफलता देखी है। अब जहां तक 2024 की बात है, मुझे लगता है अच्छे साल जैसे 2023 के बाद अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, थोड़ी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं।
लोग स्मॉल कैप के रिटर्न देख के सोचते हैं कि अगले साल भी 30% मिलेगा। और मैं वही चेतावनी देना चाहूंगी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए। इसका सुधारण, इसका सोल्यूशन ये है कि आप निवेश करें, खासकर स्मॉल एंड मिड कैप में, तो आप वो एसआईपी के जरिए निवेश करें। हमने देखा है कि चाहे मार्केट बुरे से बुरा भी रहे, अगर आप 5 से 10 साल की एसआईपी करें, मार्केट फ्लैट भी रहे, तो एसआईपी इन्वेस्टर का रिटर्न हमेशा ठीक ठाक होता है, क्योंकि वो बढ़ते और गिरते मार्केट में दोनों में यूनिट्स खरीदता है। तो एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश करेंगे तो शायद आपका आउटकम बेटर रहेगा और आप ये जो आने वाले वॉलेटिलिटी है इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। इस दौरान एसआईपी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, जहां अभी वैल्यूएशंस खड़ी। जो आपने बात कही और नीलेश जी ने बात कही, मनीष, उस लिहाज से जब स्मॉल मिड और लार्ज कैप का गैप करना कम होगा, यानी कि लार्ज कैप सब कैचअप करेंगे, इज व्हाट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पिछले साल या फिर 2023 में 50% का रिटर्न आपका स्मॉल कैप इंडेक्स देकर गया है, जहां पर निफ्टी ने महज 17-16% के रिटर्न्स कमाए हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खेलनी है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल कैप में ही ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह का दुनिया का माहौल बन रहा है कि हम लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं जब ग्लोबल ग्रोथ की कोई खास पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि आप देखिए जापान, चाइना, यूरोप, यहाँ डेट और डेमोग्राफिक इश्यूज इतने मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ नहीं सकता। यूएस थोड़ा इनोवेटिव इकोनॉमी है बट वो भी सिक्लिकली स्लो डाउन करेगा। तो ये जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ लाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जब ग्लोबली ग्रोथ लो है तो इंडस्ट्री ग्रोथ बाय इटसेल्फ काफ़ी सेक्टर में होगा नहीं बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वही होगा। बट मेरे ख्याल से इतना टेक्नोलॉजी चेंज है, इतने ट्रेंड चेंज है, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, चाइना प्लस वन, इसमें अगर हम करेक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को राइड करें तो 3-5 साल में अच्छा पैसा बन सकता है। दिनेश जी, लेकिन एक सवाल आता है कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशन अब कहां पर है? काफी समय तक लोग कहते रहे कि महंगा है और पैसा लगाया नहीं, कि क्या हम 19,000 पर लगाएंगे, जब करेक्शन आएगा तब लेंगे, तब वो 20,000 हो गया, 20 का 21 का अब हम 22 की तरफ रुख कर रहे हैं। ये बताइए, मौजूदा वैल्यूएशंस पर जब हम 22,000 के आसपास या 21 से 22 के बीच में हैं, कैसे वैल्यू कर रहे हैं आप इस मार्केट को? और स्पेशली जब 2024 में कई बड़े इवेंट्स भी आने वाले हैं, भारत के इलेक्शंस, अमेरिका के इलेक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बड़ा इकोनॉमिक इवेंट रहेगा वो शायद फेड रेट की तरफ से आएगा, जब वो पहला रेट कट आएगा, जिसका उन्होंने एटलीस्ट भरोसा दिया है। हर्षिता, अगर आप देखें दुनिया के मार्केट में तो भारत यूएस डॉलर टर्म्स में नियरली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 25-30 सालों से विदेशी निवेशकों को अच्छा पैसा बना के दे रहा है। इसके एकदम ऑपोजिट एंड पे चाइना एच शेयर है, जिसने यूएस डॉलर टर्म्स में 1993 से लेके आज तक 30 सालों में विदेशी निवेशकों को कुछ पैसा बना के नहीं दिया। अगर परफॉर्मेंस देखे तो भारत चाइना के सामने काफी अच्छा है। अब वैल्यूएशन देखे तो भारत चाइना एच के वैल्यूएशन से 3 गुना ट्रेड हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज चाइना सस्ता दिखता है बट 30 साल से उस ट्रेड में पैसे नहीं बने। वैल्यूएशन वाइज भारत महंगा दिखता है बट हर साल पैसे बन रहे हैं। अब निवेशक इस चीज को कैसे देखेंगे? एक है कि भाई सोना तो सोने के दाम पे ही मिलेगा, पित्तल के दाम पे तो नहीं मिलेगा। दूसरा है कि कौन से देश में फ्यूचर पोटेंशियल और अच्छी लगती है। यह निर्विवाद है कि चाइनीज ग्रोथ स्लो हो रहा है और भारत का ग्रोथ रफ्तार पकड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एज अ कंट्री जब तक हम लोगों को 3G दे पाए, पहला जी ग्रोथ का, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ दुनिया के बाकी देशों के बराबर अच्छी रहनी चाहिए, जैसे हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है। दूसरा गवर्नेंस स्टैंडर्ड, हमारा गवर्नेंस बाकी देशों के सामने अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो पैसा निवेश करेंगे उनकी हम कद्र करेंगे, उसे रिस्पेक्ट मिलेगा।
और तीसरी चीज जो हमारा ग्रोथ मॉडल है वो ग्रीन होना चाहिए। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। पर कैपिटा टर्म्स में भी चाइना की कार्बन एमिशन काफी ज्यादा है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लेकिन पर कैपिटा कार्बन एमिशन आज भी काफी कम है। तो जब तक हम ये 3G डिलीवर कर पाए, ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रीन, तब तक मुझे लगता है कि निवेशक भारत को सोना समझ के सोने के दाम पे खरीदते रहेंगे और बाकी पित्तल या स्टील के दाम पे बिकते रहेंगे। तो अगर इस सोने पर अब कुछ हीरा जड़ना है, एक सॉलिटेयर लगाना है, तो फिर वो कौन लगाएगा? अब तक तो जो भी एक्शन हुआ है राधिका जी, ये सारे रिटेल निवेशक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पैसे पर ही बना है। अब क्या FIIs की तरफ से वो क्राउनिंग आएगी, वही लेकर आएंगे क्या कोहिनूर भारतीय बाजार में? कोहिनूर इज आवर डोमेस्टिक ओनरशिप, क्योंकि FII आता जाता रहता है, हमने ये बहुत बार देखा है। अच्छे मौसम में आता है, बुरे मौसम में चला जाता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा है, छोटा है, कंसिस्टेंट है और बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कोहिनूर की बात करना चाहती हूँ। अब जहां तक FIIs की बात है, हम भी बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं। आई डोंट थिंक मैंने आज जितना बुलिश एनवायरनमेंट है और जितना इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान में है, वो पहले कभी नहीं देखा। आई थिंक दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ग्रोथ ऑलरेडी देखिए, दूसरा लोगों को लगता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर हमेशा से जाता था, पॉलिसीज भी उनके साथ एक मिश्रण, एक टॉप डाउन और बॉटम अप जो गवर्नमेंट कर रही है और जो कंपनीज चाहती हैं, उसका एक बहुत अच्छा मिश्रण हो रहा है। और तीसरा, आई थिंक नीलेश ने भी इसका जिक्र किया, भारत के अलावा कोई बहुत ज्यादा अच्छे ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। तो मुझे लगता है FII का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। थोड़ा सा ये क्लैरिटी भी आई है US से इंटरेस्ट रेट कट्स की, क्योंकि जब बाहर विदेश में आपको बैंक में 5-6% मिल रहा है, तो आप इंडियन इक्विटीज में क्यों पैसा लगाएंगे, ये हम देखते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट होते जाएंगे, मुझे लगता है फॉरेन इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ता जाएगा और डोमेस्टिक इंटरेस्ट उसके साथ बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों, अब पहले भारत डोमेस्टिक लेग्स पे चल रहा था, अब दोनों लेग्स चले। कोहिनूर भारत ने विदेशियों को दिया है। विदेशियों यहाँ से आके कोहिनूर लेके जाते, कभी देके नहीं जाते। नहीं, Correct. एटलीस्ट कोहिनूर के भाव के का निवेश तक तो आ जाए अब, क्योंकि वो तो नदारत रहे हैं। जो भी खड़ा हुआ है मार्केट, वो भारतीय बल पर ही खड़ा हुआ है। तो क्या उनकी जरूरत है या नहीं, वो एक और डिबेट है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। लेकिन इतने बड़े निवेश की बात हो रही, चाहे वो विदेशी पैसा हो या फिर भारतीय पैसा, रिटेल निवेशकों का पैसा, वो अब कहाँ पर लगेगा, किन सेक्टर्स में लगेगा, कहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा बेहतर आते दिखाई देंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की एक खास पेशकश। 2024 का साल एक आम निवेशक के लिए कितना जोरदार रहेगा, खासतौर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमें समझने की कोशिश करें। मेरे साथ है कोटक AMC के नीलेश शाह, ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की राधिका गुप्ता और साथ ही साथ बंधन AMC के मनीष गुनवानी। मनीष जी, साफ है कि देखिए भारतीय बाजार में रिटेल निवेशकों का जो कमिटमेंट है वो लंबे समय का ये रिश्ता है और आसानी से ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। सवाल यही है कि FIIs कब आएंगे और कितना लगा कर जाएंगे। लेकिन जब भी हम इस मनी फ्लो की बात कर रहे हैं और जिस तरह के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर आप सब लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए, इस समय अगर नया पैसा कमिट होना है और 2024 के बारे में एक फ्रेश अप्रोच लेनी है, लीडरशिप कहाँ से आएगी? एक तो ये जो वैल्यू चेन है पावर का, बहुत ग्लोबल और डोमेस्टिक, उस पे मेरे ख्याल से अभी भी काफी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ये पूरे वैल्यू चेन में। सेकंड ये है कि जो रूरल और मास कंजम्पशन है वो लास्ट 3-4 साल में काफी वीक रहा है। तो इसका वीकनेस इसलिए था क्योंकि कोविड और इन्फ्लेशन जैसे दो शॉक्स लगे थे, जो बॉटम 50-70% हाउस होल्ड के लिए उनकी बैलेंस शीट काफी हिट हो गई थी। तो हमको लगता है कि ये बैलेंस शीट रिपेयर प्रोसेस ऑन है, इकोनॉमी इज ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेल। तो ये बैलेंस शीट जो रिपेयर हो रहा है मास हाउस होल्ड का, वो ठीक हो जाएगा और मास कंजम्पशन में रिवाइवल होगा। तो जैसे 2 व्हीलर, FMCG, माइक्रो फाइनेंस, सीमेंट जैसे सेक्टर्स हैं जो मास कंजम्पशन से लिंक्ड है,
इसमें भी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है अभी। थर्डली, एक मेरे ख्याल से थोड़ा टैक्टिकल आइडिया है। टैक्टिकल मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म साइकिल की, हमें लगता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उस पे भी काफी बेरिशनेस है अभी, स्पेशली चाइना को लेके। तो जब चाइना में लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं तो बाउंस बैक आने का अच्छा चांस है। तो मेटल्स और कमोडिटीज में एक ट्रेड बन सकता है, बट ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड है हमारे ख्याल से। नीलेश भाई, आपकी बिग बेट क्या रहेगी 2024 के लिए? क्या वो बैंक्स रहेंगे या फिर पीएसयूज रहेंगे जिन्होंने मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर दिए हैं इस साल? सो हर्षदा, ये एक ऐसा समय है जहां पे आप गलतियां नहीं करेंगे तो अच्छा है। तो कुछ चीजें जो हम नहीं करना चाहेंगे, एक, बहुत सारे काउंटर ऐसे जहां पे फ्लोटिंग स्टेक बहुत कम है जी। और जो माल है बाजार में वो कुछ हाथों में है और वहां पे वो लोग सेलिंग बहुत रिलक्टेंटली करते हैं। तो छोटी मोटी बाइंग की वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं और वैल्यूएशन आसमान को छू रहे हैं। तो उन सारे क्षेत्र से हमें दूर रहना है। आज नहीं तो कल वहां पे सप्लाई आएगा तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम जो चीज मनीष भाई ने बताई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यह एक क्षेत्र है जहां पे हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अब दौर आएगा। क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। एनपीए थोड़े अनसिक्योर्ड लोन्स पे बढ़े हैं बट फिर भी काफी कंट्रोल में है और प्रॉफिट ग्रोथ जारी है। कैपिटल एडिक्वेसी रीजनेबल है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में एक दौर आ सकता है। दूसरी एक थीम जो लंबे समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की है। China+1 की वजह से कई क्षेत्र में कंपनीज अपनी सोर्सिंग रिक्वायरमेंट चाइना से दूसरे देशों में तब्दील कर रही है। कुछ कंपनीज भारत में भी आ रही हैं एंड ऐसी कंपनी जो भारत की मार्केट में बेचे और साथ में एक्सपोर्ट्स करे और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी हो या उनके कॉन्ट्रैक्टर हो। बट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी थीम है जहां पे हमने कुछ 5-10 सालों की तेजी आए ऐसा लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम मनीष मेंशन, बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दो थीम पे हम निवेश करेंगे। मैं आपसे एक अलग अंदाजे से सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप एक एएमसी और बड़े पैमाने पर फंड्स को मैनेज कर रही है, लेकिन आजकल आप तो एंटरप्रेन्योर से भी बात करने लगी हैं। एक अलग किस्म के लोग जो होपफुली आगे जाकर लिस्ट भी होते हुए दिखाई देंगे। मुझे बताइए वो क्या टेक्सचर इस समय आपको दिख रहा है, चाहे वो कंजम्पशन थीम हो या फिर टेक्नोलॉजी में जो लोग निवेश कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर बिल्ड कर रहे हैं, और उससे अगर कुछ इन्फ्लुएंस लेना हो कि बाजार में फिर क्या चल सकता है? मेक इन इंडिया छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस में मेरे हिसाब से एक मल्टी डेकेडल थीम रहेगी कि हमारे फंड्स में भी हम 3-4 साल से आई थिंक ओवरवेट हैं इस थीम पे, और मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू होगा। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, आई थिंक इंडियन आईटी का एक एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम बेसिक बीपीओ एंड आउटसोर्सिंग टू हार्डवेयर, और इवन अब आप देख रहे हैं एनालिटिक्स एंड एआई में काम हो रहा है। मुझे लगता है अगले साल शायद टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर, जहां लिस्टेड मार्केट्स देखें, वहां एक आपको टर्न अराउंड दिखेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जहां वैल्यूएशंस अभी उतनी नहीं भागी हैं। टेक्नोलॉजी 2023 में उतना नहीं कंट्रीब्यूट किया है, तो हम अपने फंड्स में वहां थोड़ा सा ओवरवेट हैं। तो ये थीम्स है। एंड आई थिंक जहां तक छोटी कंपनियों की बात है, क्योंकि आपने वो सवाल पूछा है, आई थिंक हिंदुस्तान का मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक प्लेस हिंदुस्तान का स्टार्टअप सेक्टर है, क्योंकि आप देखते हैं 20 से 25 साल के बच्चे, इवन फ्रॉम टियर 3, फॉरगेट टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 इंडिया, जो टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन में, अलग अलग सेगमेंट्स में बिजनेस बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, 50 से 100 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज होंगी
और अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी बनाएंगी। हमने जो भी निवेश की बात की और लार्जली रिटेल निवेश जो इक्विटी की तरफ जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे एसेट क्लासेस और स्पेशली डेट में 2024 के लिए क्या खास आउटलुक रहेगा? सो हर्षदा, हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में फेड ब्याज की दरों में कटौती करेगा, और मैंने कुछ समय पहले फेड के लिए कहा था कि वो ड्रंकन मास्टर है। जैकी चैन की एक बहुत पुरानी मूवी है ड्रंकन मास्टर करके, जहाँ पे वो दारू पी के कुंफू खेलते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होती है। फेड की बिहेवियर थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भले रहे, बट फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में वो ब्याज की दरें काटेंगे, और उसके लिए फिर भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज की दरें काटने की उसके बाद सोचेगा। तो आज जो 10 ईयर यील्ड 7% प्लस समथिंग है, वह अगले साल इसी समय 6% प्लस समथिंग होने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस समय डेट में आप सबसे बड़ा ड्यूरेशन वाला फंड लेके बैठ सकते हैं। वहां पे चाहे इनिशियली थोड़ा ऊपर नीचे भले हो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओपन इनकम के साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्यूरेशन वाला फंड लेके डेट में आप निवेश कर सकते हैं। तो डेट में भी मौका है, लेकिन बड़े मौके ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स में ही दिखाई देंगे, क्योंकि बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं 2024 के लिए, और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि निवेशकों का जो SIP करने का सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ CNBC आवाज पर मैं भी आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।